जिस तरीके से करेंसी का डेवलपमेंट हुआ, अगर हम जाएं सिंधु घाटी सभ्यता पे, तो शुरुआती दौर में बार्टर सिस्टम चला करता था, मतलब वस्तु विनिमय। चावल की जगह आपको टमाटर दे दिए गए, टमाटर की जगह आलू दे दिए गए, आलू की जगह मिर्ची, बैंगन, भिंडी, कुछ भी सामान यानी वस्तु का विनिमय हुआ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये देखा गया कि वस्तु का विनिमय जिस तरीके से हो रहा है, मान के चलिए गेहूं की जगह आलू दे दिए, तो आलू की तो एक टाइम लिमिट फिक्स है, आलू खराब हो जाएगा। अब जब वस्तु विनिमय में समस्याएं आने लगी तो इसके सॉल्यूशन पे बात आई कि सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाए। तो इसके लिए कहा कि कोई ऐसा मेटल हम यूज़ करें, उस मेटल के बेस पे हम वस्तुओं का आदान प्रदान करें। तो इसके लिए कहा गया कि ठीक है जी, सोने को हम एक वस्तु मानते हैं, उसको एक अथॉरिटी मानते हैं कि आप जी सोना ले लीजिए, इतने ग्राम सोना ले लीजिए, क्योंकि सोना खराब नहीं हो रहा है और सोने के बदले में आप कोई वस्तु दे दीजिए। लेकिन इसमें भी दिक्कतें आने लगी जब बाहर के देशों से कोई व्यापार होने लगा। अगर हम सोना लेंगे और सोने के बदले में कोई वस्तु दे रहे हैं तो चोरी होने का, लूट होने का डर लगा रहता था, और ये हुआ भी। तो इसके लिए कहा गया कि सोने को वहीं की वहीं रखा जाए। इसके साथ साथ उसके लिए हम कोई करेंसी डेवलप करेंगे। करेंसी उस समय वर्ड नहीं था, लेकिन उसके लिए ये था कि पेपर पर हम नोट डाउन करके देंगे कि इतने रुपए का सोना या इतने करेंसी का, इतने सिस्टम का सोना हम आपको इस पेपर पे लिख के दे रहे हैं और इसके बदले में आपको ये वस्तु देनी है। ये कहानी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बात खत्म होगी आपकी क्रिप्टो करेंसी पर, वर्चुअल एसेट पर और बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम पर। लेकिन समझना इससे पहले हमें ये सिस्टम इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम ये तो देख पाएँ कि आखिर में ये डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। तो उसके बाद जैसे ही ये सिस्टम चालू होता है, तो इसीलिए आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कोई भी देश उतना ही पैसा छाप सकता है जितने उसके पास गोल्ड रिजर्व हैं। यहीं से ये बात शुरू होती है। और उसके बाद लोगों ने जिस तरीके से गोल्ड रिजर्व रखना स्टार्ट किया, क्योंकि गोल्ड रिजर्व है तो आप कोई भी सामान परचेज कर सकते हो, किसी भी देश के साथ आयात और निर्यात कर सकते हो। और उसके लिए ही अगर हम देखें कि हमारे रुपये और पैसे की डेफिनेशन कहाँ से आई, तो लगभग 1500 ईस्वी के आसपास शेरशाह सूरी ने रुपये और पैसे को डिफाइन किया कि चांदी के सिक्कों को हम रुपया कहेंगे और सोने के सिक्कों को हम मोहर कहेंगे। इस तरीके से मोहर, सिक्का, पैसा इस तरीके से डेवलप हुई। लेकिन 2008 में एक नई तरीके की करेंसी का डेवलपमेंट शुरू होता है जिसको हमने कहा क्रिप्टो करेंसी। अगर ये करेंसी हम इसको कहें तो हम तब ही इस चीज़ को करेंसी कह सकते हैं जब ये चलन में हो। यानी मैं कोई भी एक क्रिप्टो से बर्गर खरीद के खा रहा हूँ, पिज़्ज़ा खरीद के खा रहा हूँ, तब तो ये करेंसी का स्टेटस लेगी। इसीलिए इंडिया में यूज ऑफ क्रिप्टो इज इलीगल एंड ट्रेड ऑफ क्रिप्टो इज लीगल। मतलब क्रिप्टो इज नॉट लीगल नॉर इलीगल। क्रिप्टो का स्टेटस कुछ ऐसा है, अगर क्रिप्टो की लीगलिटी की हम बात करें तो ये कहा जाता है क्रिप्टो इज नॉट लीगल। अब ये कहानी इसलिए भी है क्योंकि सतोशी नाकामोतो नाम के किसी व्यक्ति ने 2008 में एक डार्क वेब पर एक पेपर पब्लिश किया, पीयर टू पीयर सिस्टम, कैशलेस सिस्टम, और उसने क्रिप्टोग्राफी को डिफाइन किया। क्रिप्टोग्राफी में उसने बिटकॉइन को डिफाइन किया, बिटकॉइन में उसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बताया और ये पेपर इतना वायरल हुआ, ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इतनी वायरल हुई कि आज इस बिटकॉइन के भाव जो कभी शुरुआत में 1000, 2000, 5000 रुपये का हुआ करता था, आज 70-80 लाख रुपए का है। हालांकि रेट्स गिरी हैं, उस गिरी रेट्स का भी एक कारण है क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जो सतोशी नाकामोतो नाम का कोई व्यक्ति था, क्योंकि अभी तक विश्व ये नहीं पाया था, ये देख नहीं पाया था कि इन 15 सालों में ये जो सतोशी नाकामोतो नाम का आदमी है ये है कौन। लेकिन एप्स्टीन फाइल में जो जेफरी एप्स्टीन नाम का जो व्यक्ति है, जिसका पूरा इस एप्स्टीन फाइल का जो रचयिता है, वो कहता है कि आई एम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिटकॉइन और द क्रिप्टो करेंसी। तो इसलिए भाव भी गिरना शुरू हो गए। लेकिन हम उस पर नहीं चाहते हैं, उसके लिए अगर आप चाहेंगे तो डिटेल में बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि आजकल जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है, अगर मैं इसको क्रिप्टो करेंसी आपके समझने के लिए कह दूं, हालांकि मेरी नज़र में, लीगल नज़र में, ये एक वर्चुअल एसेट है, करेंसी का इसको दर्जा प्राप्त नहीं है। फिर भी हम इसको क्रिप्टो करेंसी क्योंकि चलन में है, तो क्रिप्टो करेंसी अगर मैं इसको कहूं तो क्रिप्टो करेंसी के
फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं क्योंकि आम आदमी भी क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस लेना देना करना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी असेट को यानी अपने पैसे को ज़मीनों के अलावा, सोने चांदी के अलावा, किसी व्यापार में लगाने के अलावा क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से उनकी कहीं ना कहीं मेंटलिटी, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, यह है कि सिक्योर है, गवर्नमेंट को नहीं पता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। हालांकि पता है नहीं पता ये अलग थ्योरी है, गवर्नमेंट को तो सब चीज़ों का पता है क्योंकि ये जो वैलेट हैं, नॉन कस्टोडियल हो चाहे कस्टोडियल हो, इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट के पास होती है, और नहीं होती है तो गवर्नमेंट ले सकती है। लेकिन फिर भी लोग इस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, कुछ अपने मनी को, फॉर्म को चेंज करने के लिए भी क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो में जाते हैं। अब कहानी ये शुरू होती है, जो भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम उनके साथ कैसे हो जाता है ये सब बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम ये है, मान के चलो हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, बाइनेंस की बात कर लें, बाइनेंस पे कोई यूज़र गया, यूज़र ने क्रिप्टो परचेज की, सेल की, कुछ भी किया, उसने केवाईसी वेरिफिकेशन करवाया, उसने पैसा दिया, क्रिप्टो परचेज की, बहाव बढ़े, कुछ भी बढ़ा, उसको लगा कि मेरे को बेचनी चाहिए, उसने क्रिप्टो सेल की और वापस उसने अपने अकाउंट में INR ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई इस पूरे प्रोसेस में, आजकल साइबर क्राइम इसलिए होने लग गया क्योंकि अब इस केस को आप समझना और केस के बाद आप रिप्लाई करना कि आप इस व्यक्ति को कैसे तो ट्रेस आउट करेंगे, कैसे आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और कैसे आप बचेंगे। हालांकि मैं अपने व्यूज़, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। केस की शुरुआत करते हैं कि एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति पूरा फ्रॉड प्लान करता है, कुछ म्यूल अकाउंट्स परचेज करता है, कुछ म्यूल अकाउंट परचेज ऐसे करता है कि ठीक है, किसी लड़के को कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, उसने उसको 2 लाख रुपए दिए। किसी व्यक्ति की मजबूरी थी, उसको मजबूरी के उसने पैसे दिए। किसी को अपनी इलाज करवाना था, उसको इलाज के पैसे दिए, उसने 3 अकाउंट ले लिए, किसी व्यक्ति के साथ 50 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया। जिन लोगों के उसने बैंक अकाउंट रेंट पे लिए, बैंक अकाउंट का एक्सेस पूरा लिया, उन्हीं बैंक अकाउंट से बनाए उनके बाइनेंस पे क्रिप्टो अकाउंट्स, क्रिप्टो वैलेट्स, और इस तरीके से उन्हीं के अकाउंट से रजिस्टर्ड किया, उन्हीं की केवाईसी से रजिस्टर्ड किया। 50 लाख किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करके वो उस अकाउंट में ले आता है और उन पूरे पैसों को उस अकाउंट में लेके रखता है। अब उस व्यक्ति को भी पता है कि आज हो सकता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ, यही व्यक्ति फ्रॉड कर ले जिसका खाता मैंने किराए पर लिया हो। तो इसके लिए वो क्या करता है, उस मनी की फॉर्म को चेंज करना है। अब आप इसमें गजब की चीज ये देखिए, 2 लोग इसमें विक्टिम बन गए। एक वो व्यक्ति विक्टिम बन गया जिसका खाता रेंट पे लिया गया, एक वो व्यक्ति विक्टिम बना जिसके साथ फ्रॉड हुआ। अब यहां तक तो चेन शुरू हुई कि ए पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ, बी पर्सन ने उसको रेंट पे दिया। एक्चुअल में जो व्यक्ति है जो पूरा काम कर रहा है उसका नाम डी है। डी व्यक्ति ने ए व्यक्ति के साथ 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद बी व्यक्ति के, बी 3 व्यक्ति हैं, B1, B2, B3, 3 व्यक्तियों के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद अब उसको चाहिए कि ये पैसे को मैं फॉर्म चेंज करके किसी विदेश में विड्रॉ करूँ या मैं अपने पास कैश में ले लूँ और मेरा नाम भी ना आए। अब ए व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड हुआ तो ए व्यक्ति जाके FIR कराएगा। लेयर 1 में बनेंगे 3 अकाउंट, B1, B2, B3। अब उन B1, B2, B3 में से पैसे उसको निकालने हैं तो वो क्या करता है, बाइनेंस या किसी भी एप्लीकेशन पर जाकर वहां पे क्रिप्टो परचेज करता है। USDT एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो है, इथेरियम क्रिप्टो, बहुत सारी करेंसीज है। डॉगे कॉइन एलन मस्क वाला क्रिप्टो, कोई और जियो लॉन्च कर दे तो जियो कॉइन क्रिप्टो। अब इस तरीके के कॉइन्स और इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी वो परचेज करता है। मान के चलिए USDT की रेट चल रही है 92 रुपीज़, वो जाके बिल लगाता है कि ठीक है 93 रुपीज़ में मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, आप दे दीजिए मेरे को पूरी क्रिप्टो 50 लाख रुपए के जो उन अकाउंट्स में वो फ्रॉड का पैसा पड़ा है। विदिन 2 आवर, विदिन 3 आवर वो पूरी क्रिप्टो परचेज कर लेता है। और क्रिप्टो भी ऐसे परचेज करता है, किसी पर्सन से 50,000 की, किसी पर्सन से 75,000 की, लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, मतलब एक पर्सन से पूरे 50 लाख की क्रिप्टो परचेज नहीं करता है। तो आप ये देखिए कि अब लेयर 2 में मान के चलिए उसने 100 लोगों के साथ डील किया, 50-50 हज़ार की क्रिप्टो परचेज की, तो उसने 100 लोगों के साथ लेयर 2 में 100 अकाउंट्स बने। अब लेयर 2 में वो लोग भी आ गए जिन्होंने क्रिप्टो सेल किया। मान के चलिए किसी ने 45,000 रुपीज़ की कोई क्रिप्टो परचेज की और 50,000 रुपीज़ में बेच दी, 45,000 में परचेज की, 50,000 में बेच दी।
5,000 रुपये का उसको फ़ायदा होता है, लेकिन इस 5,000 रुपये के चक्कर में जैसे ही उस व्यक्ति के अकाउंट्स पे कंप्लेंट हुई, उस व्यक्ति के अकाउंट पर कंप्लेंट होने के बाद वो लेयर 2 में आया और साइबर सेल का कहीं ना कहीं से नोटिस आ गया। अब P2P ट्रांजेक्शन जो पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन है, इसमें ना कोई मीडिएटर है ना कुछ है, डायरेक्ट उसके अकाउंट से आपने क्रिप्टो ली, वैलेट से क्रिप्टो आपके अकाउंट्स में ली या दी और INR आपने उसको भेजे या लिए। हुआ क्या इसमें कि उस ट्रांजेक्शन, उस मनी ट्रेल में आप आ गए और लेयर 2 में आप आ गए। आपने किसी भी पर्सन को भेजा, आपने घर पे बेचा जी, 5,000 रुपये का फायदा हुआ, आपने क्लब में जाके पार्टी की, क्लब वाले का अकाउंट लेयर 3 में आ गया, क्योंकि 5,000 रुपये वो फ्रॉड का पैसा था, क्योंकि उसने तो वो 50 लाख रुपए का फ्रॉड किया हुआ था। इस तरीके से मान के चलिए किसी पर्सन ने पूरा फ्रॉड डिज़ाइन किया, सारी चीज़ें की। अब उस पर्सन को आप बताइएगा कैसे पकड़ोगे? वो पर्सन भी आया, रेंट पे लिया, ना अपनी आइडेंटिटी दी, ना कुछ दिया, और ऐसे ही किंग पिन हैं जो ये काम कर रहे हैं। जो भी डिजिटल अरेस्ट का पैसा हुआ, जो भी OTP फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, लिंक, अनसन, जितने भी फ्रॉड्स का पैसा हुआ, कहीं ना कहीं इस तरीके से रोटेट करने का उनका एक क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी तरीका होता है। क्रिप्टो करेंसी का दूसरा तरीका जो फ्रॉड होने का, एक तरीका तो ये, दूसरा फ्रॉड होने का तरीका जो आजकल मार्केट में नया चल रहा है, और मैं तो कहता हूँ वो लोग जरूर फंसेंगे जो ये फ्रॉड कर रहे हैं। आजकल नए नए बच्चे 11th क्लास, 12th क्लास या ग्रेजुएशन के भी बच्चे क्या करते हैं, कोई भी अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे क्रिप्टो परचेज की, आपने 1 लाख रुपए के INR आपने उसको दे दिए, 1 लाख रुपए की क्रिप्टो आपने ले ली, 1 लाख रुपए की क्रिप्टो को आपने 5 लाख रुपए में बेच दिया, मान के चलो 1,05,000 रुपए में बेच दिया। उसके बाद जो आपने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो परचेज की थी, उस पर तो आपने 1 लाख पे 1930 पे कॉल करके कंप्लेंट कर दी, भाई साहब कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी हमारी महान है, ठीक है जी हुआ होगा, क्योंकि लॉस और फ्रॉड में अंतर ही नहीं पता कर पा रही, व्हाट इज लॉस व्हाट इज फ्रॉड, क्योंकि यहाँ पे ये सिस्टम ही डेवलप कर दिया इन लोगों ने। झूठी FIR कराने वालों पे तो कोई कार्रवाई अभी तक प्रॉपर नहीं हो पा रही। हालांकि इन फ्यूचर बहुत सारे लॉज ऐसे हैं, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का लॉ है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन में सेक्शंस हैं, पनिशमेंट का भी प्रोविजन है कि अगर कोई झूठी FIR दे तो उसके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो लोग झूठी FIR, क्योंकि शरारती लोग ऐसे तो है नहीं, 140 करोड़ लोगों का जो देश है उसमें सारे ही राजा हरिश्चंद्र हैं, कुछ शरारती लोग भी हैं, तो ये शरारती लोग भी इस तरीके की कंप्लेंट्स करके फ्रॉड कर रहे हैं। अब आप जो लोग जो जेन्युइन हैं, जो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन, और उसी के बाद होता है बैंक अकाउंट फ्रीज की कहानी। लास्ट के 2 मिनट में अनफ्रीज कैसे कराएं, कैसे सबूत प्रिपेयर करने, कैसे एविडेंस कलेक्ट करने, वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले 1 मिनट ये कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप P2P ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जेन्युइन एप्लीकेशंस के साथ करें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की ही एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को और जो बल्क में जो मर्चेंट्स हैं क्रिप्टो परचेज और सेल का काम करते हैं, उनको एक सर्टिफिकेशन जारी करती है, तभी वो अलाउड होते हैं क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ ही आप ट्रेड करें जिनके पास FIU का सर्टिफिकेट हो, जेन्युइन एप्लीकेशंस पर ट्रेड करें। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई एप्लीकेशन ही फ्रॉड निकल गया, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या लोगों को कहेंगे? कोई भी एप्लीकेशन हो उसकी जेन्युइनिटी चेक आप करें, तभी आप ट्रेड करें। अब लास्ट 2 मिनट जो बैंक अकाउंट फ्रीज पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो गई है क्रिप्टो की वजह से, आपने क्रिप्टो करेंसी सेल और परचेज किया किसी भी एप्लीकेशन पर और आपके साथ अमाउंट लीन हो गया है, तो आप बिल्कुल ना डरें, निश्चिंत रहें। आपकी जिम्मेदारी है उस ट्रांजेक्शन्स को अपने फ़ोन में रखने की। आपके पास पूरे एविडेंसेस अगर हैं तो आपको आपका पैसा लीन अमाउंट भी मिलेगा, आपका अकाउंट भी फ्रीज होगा, और इसके साथ साथ आप पे जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उसका भी डिफेंस क्रिएट होगा। क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स अगर लेयर 2 में आपका अकाउंट है तो उनको लेयर 1 तक पहुंचना है। लेयर 1 हो सकता है म्यूल हो, लेयर 1 हो सकता है वो प्राइमरी अकाउंट होल्डर हो, लेकिन लेयर 1 तक पहुंचना है। लेयर 1 तक पहुंचने के लिए आपके असिस्टेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है, और आपके प्रूफ ही उस पूरी इन्वेस्टिगेशन को असिस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ है ही नहीं तो आप क्या ऑफिसर्स को दिखाओगे, क्या साइबर सेल को दिखाओगे, क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को दिखाओगे? तो सबसे पहले टू हैव द प्रूफ, सारी प्रूफ आपके पास होने चाहिए इस क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को लेके। दूसरी चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट, जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुआ उसकी पूरी ट्रांजेक्शन रेट, प्लस साइबर सेल की जो कंप्लेंट की कॉपी है, वो कंप्लेंट की कॉपी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर कंप्लेंट की कॉपी में वो डेट मेंशन होती है। जैसे मैं अगर किसी भी कंप्लेंट की कॉपी का लूँ, जैसे मान के चलो इसी कंप्लेंट की कॉपी का लेता हूँ, तो इसमें पूरी ट्रांजेक्शन डेट मेंशन है, कौन सी लेयर में है, कब ट्रांजेक्शन हुआ, किस बैंक ने एक्शन लिया, सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। अब सारी चीज़ें जब अगर मेंशन हैं
तो आपको अपना डिफेंस क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप आराम से साइबर सेल को आपका आंसर कर सकते हैं। और अगर साइबर सेल ना माने तो आप कोर्ट में जो रिमूवल ऑफ लीन और रिमूवल ऑफ अनफ्रीजिंग बैंक अकाउंट अनफ्रीज के लिए जो पिटीशन आप लगाते हैं उसमें भी आपको सहायता मिलती है, क्योंकि शरारती लोगों को बचने का यही तरीका है। अगर किसी ने फेक कंप्लेंट भी दर्ज करा दी और आप यू आर इन लेयर 1 तो आप तब तक उस चंगुल से बाहर नहीं निकल सकते इस पूरे पुलिस कोर्ट इस प्रोसेस से, जब तक कि आपके पास प्रूफ नहीं है। यही बात कि जिस व्यक्ति के साथ आप ट्रांजैक्शन करें सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ रखें, उस व्यक्ति से सारी चीज़ें आप जानें पहचानें, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन करें। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो जो भी हमारी बैंक अकाउंट अनफ्रीजिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए आप हमसे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस पर आपकी व्यू क्या है, आपकी राय क्या है, क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी अलग तरीके का फ्रॉड, किसी भी तरीके का फ्रॉड आपके साथ हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात, अगर हमारा वीडियो अगर एजेंसीज देख रही हैं तो शायद उन तक ये बात पहुँचे, जिससे आपकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकें। इसके साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट की ये उम्मीद रहती है हमेशा की तरह। इस बार भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।